हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में एक स्पेशल लेक्चर। इससे पहले भी मैंने जो कंपनी रूल में जितने भी एक्ट्स आए हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1786 का एक्ट है, 1792 का, 1813, 1833 और 1853 और 1858 का जो भी एक्ट्स रहे हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स की, जिसमें ख़ास तौर पर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इनको समझने से पहले हम बात करेंगे कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, किस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट्स को लाने का क्या परिस्थितियां बनी थी। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी और ग्रेट रिवोल्ट 1857 में जो एक सैनिक विद्रोह होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो सेना ने जो है विद्रोह कर दिया था। कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरफेरेंस था भारत में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है बढ़ गया था। ठीक है, इसलिए सेना ने जब विद्रोह कर दिया 1857 में, तो क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके बारे में स्पेशल लेक्चर मैंने दिया है, इससे पहले वाला वीडियो उसी के बारे में है। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक दे दूंगा, आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लेना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल 1858 के एक्ट में क्या होता है कि जिसमें कंपनी की पावर्स को, कंपनी की जो भी अथॉरिटी थी उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अतः 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो डायरेक्ट पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। इंडिया को रेगुलेट या इंडिया को रूल करने का जो डायरेक्ट अथॉरिटी है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वॉइस राय ऑफ इंडिया कहा जाने लगता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी इंस्टीट्यूशन जैसी उनको सबको समाप्त करके डबल गवर्नमेंट सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है 1858 के एक्ट के द्वारा। और एक नए पद की व्यवस्था भी इसमें हमें देखने को मिलती है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक जो नया ऑफिस जो है कहीं ना कहीं उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई जाती है, तो जो कि एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। ठीक है, जिसका चेयरमैन भी हमने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट का ये जो परिणाम हुआ कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि अगर इंडिया में रूल करना है तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का यानी इंडियंस का जो है कॉपरेशन और एक सहयोग जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसी सहयोग और इसी एसोसिएशन को जो है मद्देनज़र रखते हुए क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है ये 3 तरह के एक्ट लाए जाते हैं, अलग अलग टाइम पे लाए जाते हैं। 1861, 1892 और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इंडियन काउंसिल, कहीं ना कहीं भारतीयों का सहयोग तो चाहिए था, लेकिन काउंसिल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय की, उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया या रिप्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट होती है। तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ ये आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। आप इस लेक्चर में बने रहें। तो आगे हम बात करेंगे 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ विशेषताएं थी और किस तरह से भारतीयों को के जो है प्रतिनिधित्व की बात की जाने लगी। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल थी, उस काउंसिल की जो मेंबर जो मेंबर या सदस्य संख्या थी, उस संख्या को बढ़ाया जाएगा, ऐसा इस एक्ट के द्वारा कहा गया। ठीक है, उसको बढ़ा के जो है भारतीयों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन ये लोग जो है भारतीय जिन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ये किसी तरह का इनको कोई अधिकार नहीं था उस परिषद के अंदर, क्योंकि ना तो ये बजट पे भाषण दे सकते थे, उस पर कोई क्वेश्चनिंग कर सकते थे। ये जस्ट एक नामात्र, आप यूँ कहिए कि नॉमिनेटेड मेंबर थे, जो कि वाइसराय द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे अपनी काउंसिल के अंदर। तो कौन कौन थे ऐसे जो मेंबर जो पहली बार वो वहाँ पे उस काउंसिल में नियुक्त किए गए थे? उसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसमें वायसराय को दिया गया इस एक्ट के द्वारा, कि वायसराय जो है किसी भी प्रकार के आपातकाल या इमरजेंसी में अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, कुछ
नई विधायी परिषदों की नियुक्ति भी की गई इस एक्ट के द्वारा, जिसमें बंगाल के लिए 1862 में की गई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लिए 1886 में और पंजाब के लिए 1897 में नई विधायी परिषदों की नियुक्ति की गई थी। आगे हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है इसमें। जो बॉम्बे और मद्रास, जिनकी जो पावर्स को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, और उसकी पावर्स को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जिसको कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास की जो है उसको दे दी गई थी। अब मतलब बॉम्बे और मद्रास के लिए भी बंगाल में बैठा हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉज बनाएगा, कानून बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ के लोगों में रोष था कि मद्रास और बॉम्बे की प्रॉब्लम्स के बारे में बंगाल में बैठा हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे समझेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मूवमेंट किया। ठीक है, जिसका परिणाम क्या होता है कि इस एक्ट के द्वारा उनको वो पावर्स जो है वापस दे दी जाती है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मीन्स कि इस अधिनियम के अंतर्गत पोर्टफोलियो सिस्टम को भी एक मंजूरी दे दी गई, जिसमें आपको ये बता दें कि 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है लॉर्ड कनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 1859 मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉर्ड कनिंग। ठीक है, लॉर्ड कनिंग कौन थे? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद वो जो फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया बना दिए गए थे। अब वॉइस राय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको जो है अब वॉइस राय बना दिया गया था, और लॉर्ड कनिंग जो है पहला वॉइस राय था इंडिया का। तो 1859 में उसने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, उनको अलग अलग मेंबर्स को सौंप दिया गया। जैसे जो भी इसकी काउंसिल में जो मेंबर्स थे, जो ऑफिशियल जो सरकारी मेंबर थे, ठीक है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए। तो इस एक्ट के द्वारा ये कुछ भी हमें देखने को मिलता है। आप इस चार्ट को एज इट इज़ भी अपने नोटबुक या अपने उसमें नोट्स में आप जो नोट कर सकते हो, ताकि बाद में आपको रिवीजन के लिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, और क्विक रिवीजन के लिए आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अभी आगे हम बात करेंगे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें कुछ मेन विशेषताएं ये थी कि जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या देखा कि पहली बार जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर भारतीयों की नियुक्ति की गई, जिसमें 3 जगह से जो मेंबर्स नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इस बार क्या होता है कि ये संख्या जो बढ़ा दी गई है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कम से कम 10 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात इन्होंने ये रखी थी कि जो ऑफिशियल मेंबर्स की जो मेजोरिटी थी वो बना के रखी हुई थी फिर भी। ठीक है, और ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही हमें देखने को मिलते हैं। नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों काउंसिल्स के लिए कुछ एक मेंबर्स की जो नॉन ऑफिशियल मेंबर उनकी नॉमिनेशन होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है कौन जो है मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, वो है वाइसराय। किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और रॉयल चैम्बर ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इन दो की रिकमेंडेशन पे वाइसराय जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेगा। जबकि हमने देखा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, म्यूनिसिपैलिटीज़ की रिकमेंडेशन पे, यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशन पे, ज़मींदारी चैम्बर्स की रिकमेंडेशन पे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है मेंबर्स को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाने लगा। आगे हम देखते हैं बजट एंड क्वेश्चनिंग। तो इस एक्ट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने व उस पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन एक बात ये थी कि वो सिर्फ क्वेश्चनिंग कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, जैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि वोट देने का उनको उसमें कोई भी अधिकार नहीं था। और 1960 में जो है पहली बार इंडिया में जो है बजट सिस्टम को जो है
इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डेट आप याद रखना कि कब बजट सिस्टम को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1960 में किया गया था, ठीक है। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल के लिए जो है कौन नॉमिनेट करेगा और किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें क्या कुछ विशेष देखने को मिलता है। फाइनली हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट सीरीज का जो लास्ट वाला एक्ट है वो है 1909 का एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले कौन थे उस टाइम के? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम, ठीक है। दूसरी इसमें विशेषता ये है कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो पहले जो है हम क्या देखते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये संख्या 16 होनी चाहिए, लेकिन 1909 के एक्ट में इस संख्या को बढ़ा के 60 कर दिया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक चुनाव, ये जो है इसकी खास विशेषता रही है इस एक्ट की कि इसमें सबसे पहली बार सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट टाइम इसमें जो है पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर जो है चुनाव लड़े जाएंगे, ठीक है, जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करेगा, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट करेगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस एक्ट में कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को जो है लीगलाइज करने की कोशिश की गई है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को जो है जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम, इनको जो है पृथक निर्वाचन या आप कहें कि कम्युनलिज्म या जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, ठीक है, उसका फादर भी इसको माना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का फादर जो है माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। अगला हम इसमें क्या देखते हैं, पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इससे पहले 1892 के एक्ट में हमने क्या देखा कि अभी तक जो है काउंसिल में जो है जो इंडिया के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते थे, उनको जो है किसी भी प्रकार से जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का हक उसमें नहीं था, अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उनको ये अधिकार भी दे दिया गया। अब किसी भी तरह से वो बजट पर, किसी भी तरह के कानून पर जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ सकते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं परिषद का बहुमत। जैसा कि हम देखते थे कि जो आपकी सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल है और प्रोविंशियल काउंसिल है, ठीक है, उसमें क्या था कि जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, तो कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी जो है मेजोरिटी एक बना के रखी जाती थी। तो सेंटर में तो ये मेजोरिटी बना के रखी गई, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की कहीं ना कहीं मेजोरिटी आ गई, उनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। चुनाव का प्रावधान इस एक्ट में सबसे जो मेन इसकी विशेषता है कि इसमें चुनाव का प्रावधान किया गया, जिसमें हमने देखा कि पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक आधार पर जो चुनाव करवाए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार इस एक्ट के द्वारा इंडियंस को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसराय ऑफ इंडिया उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो पहली बार इंडियंस की एसोसिएशन देखने को मिलती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको जो है एज ए लॉ मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये कुछ खास विशेषताएं इसमें हमने देखी। इस प्रकार से ये जो तीन एक्ट 1861, 1852 और 1909 जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया यहाँ पे, तो आप सेम चार्ट जो अपनी नोटबुक कॉपी पे आप उतार लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और क्विक रिवीजन आपकी होती रहे। तो गाइज़ आज के लेक्चर में इतना ही था। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इससे पहले कि जो भी मैंने लेक्चर्स डाले हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे दूंगा। आपको सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, अलग कुछ भी नहीं है। जब तक आप पहले वाले एक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये वाले अच्छी तरह से याद नहीं रहेंगे। इसीलिए उनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे विजिट कीजिए। सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए और कमेंट करके आप बताते भी रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर। इसके आगे हम और भी कुछ नया नया करने वाले हैं, तो तब तक आप यही लेक्चर देख लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप चैनल के साथ पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।